Hey guys, my name is Anuradha. Welcome to our channel GK Guidance and Knowledge. Happy morning to all of you. कैसी है मेरी जीके फैमिली? आई होप सभी अच्छे होंगे, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफ़ी अच्छे से रखें। तो आज कोई स्पेशल डे नहीं है, इसलिए हम डायरेक्ट रोटेशन से ही शुरुआत करते हैं। तब मत रुको जब तुम टायर्ड हो, तुम थक गई हो। सिर्फ तब रुको जब तुम जो काम करना चाहते हो वो तुम कर चुके हो। एक इंसान जो सक्सेसफुल है उसने अपनी लाइफ में इसे इम्प्लीमेंट किया है और तभी वो आज सक्सेसफुल है। आप भी इसे इम्प्लीमेंट कीजिए और सक्सेसफुल बनिए। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, तपोवन विष्णुगढ़ प्रोजेक्ट, ये रिसेंटली न्यूज़ में देखने को मिला है, कहाँ पे लोकेटेड है? हमारे ऑप्शंस हैं केरला, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल या फिर हिमाचल प्रदेश। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा बी, ये उत्तराखंड के अंदर लोकेटेड है। इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने एक एफिडेविट है वो सुप्रीम कोर्ट में दायर किया इसी मंथ में की शुरुआत में, जिसके अंदर डिस्क्लोज किया है कि परमिट दिया गया है 7 हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्रोजेक्ट्स को, जिसके अंदर रिपोर्ट किया गया है कि इसके एडवांस स्टेज पे हैं ये और ये अपने कंस्ट्रक्शन के, और इन्हें आगे बढ़ने की अनुमति दी जाए। इसके अंदर एक प्रोजेक्ट है जो कि 512 मेगावाट का है, तपोवन विष्णुगढ़ प्रोजेक्ट, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ये कहाँ पे है? जोशीमठ, उत्तराखंड के अंदर लोकेटेड है। ये फरवरी में जब बाढ़ आई थी तो उसकी वजह से ये नुकसान पहुँच गया था इसको। सुप्रीम कोर्ट की इस हियरिंग के दौरान ये पहली बार हुआ है कि गवर्नमेंट ने एक फॉर्मल यूनिफॉर्म पोजीशन रखी है अपनी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के लिए उत्तराखंड रीजन के अंदर। जब 2013 के अंदर केदारनाथ फ्लड आए थे, आपको सभी को पता होगा आई थिंक कि 5000 से भी ज़्यादा लोगों की जान चली गई थी। बहुत ही खतरनाक हुआ था यहाँ पे सिस्टम सब। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सभी जो प्रोजेक्ट्स हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट, उनको होल्ड पे रखा जाए उत्तराखंड के अंदर, क्योंकि रिव्यू करने के लिए कहा है इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री को इन प्रोजेक्ट्स के अंदर कि क्या इनकी वजह से कोई भी डिजास्टर आ सकता है। तो एक के बारे में तो आपने देख लिया, तो क्वेश्चन तो सातों के बारे में पूछ सकते हैं ना, तो इसको देख लेते हैं कि सातों कौन से हैं। ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है इन सभी में से, टिहरी स्टेज 2, ये 1000 मेगावाट का है और ये कहाँ पे बनाया जा रहा है? भागीरथी रिवर के ऊपर। फिर है तपोवन विष्णुगढ़, जिसके बारे में हमने बात की है अभी, ये 520 मेगावाट का है, धौलीगंगा रिवर के ऊपर बनाया जा रहा है। विष्णुगढ़ पीपली कोटी, ये 444 मेगावाट का है, ये अलकनंदा रिवर पर बनाया जा रहा है। सिंगोली भातवरी और पाखाबायूंग, ये 99 मेगावाट और 76 मेगावाट के हैं और ये मंदाकिनी रिवर के ऊपर बनाए जा रहे हैं। फिर है मध्य महेश्वर, ये 50 मेगावाट का है, ये मध्य महेश्वर गंगा के ऊपर बनाया जा रहा है। फिर कालीगंगा है, कालीगंगा 2, ये 6 मेगावाट का है, जो कि कालीगंगा रिवर के ऊपर ही बनाया जा रहा है। तो इनको हम आसानी से पकड़ सकते हैं इन दोनों को, लेकिन बाकी सब के लिए हमें याद करना होगी कि ये कौन सी रिवर के ऊपर है। काफ़ी बार रिवर भी पूछी जा सकती है, और मैंने कमेंट सेक्शन में पढ़ा कल, काफ़ी इंटरेस्टिंग आंसर आया है, यूके इंडिया वाला। ऑल द बेस्ट, आप अच्छे मजाक भी करते हैं। फिर हमारा पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा स्टेट या यूनियन टेरिटरी है जिसने लॉन्च किया एक स्पेशल मिशन जिसे मिशन वात्सल्य बुलाया जाता है, ताकि हेल्प की जा सके वुमेन्स की जिन्होंने अपने हस्बैंड को कोविड-19 की वजह से खो दिया है? देखते हैं, ये है हमारे ऑप्शन है महाराष्ट्र, दिल्ली, लद्दाख या फिर तेलंगाना। तो हमारा आंसर क्या होगा? ये हमारा आंसर होगा ए, ये महाराष्ट्र के अंदर लाई गई स्कीम है, इसको देख लेते। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक स्पेशल मिशन को लॉन्च किया है, मिशन वात्सल्य, ताकि जो वुमेन से जिन्होंने अपने हस्बैंड को कोविड-19 के टाइम पे खो दिया है, उसकी वजह से खो दिया है, उनकी हेल्प की जा सके। इस मिशन के अंदर उसको प्रोवाइड की जाएंगी काफ़ी सारी सर्विसेज और 18 तरह की बेनिफिट्स हैं वो प्रोवाइड की जाएंगे एक ही छत के नीचे वुमेन को, और ये डिज़ाइन की गई हैं विडोज़ के लिए। स्पेशल फोकस दिया जा रहा है विडोज़ के ऊपर, जो विधवा हैं उनके ऊपर। कौन कौन सी? जो कि रूरल एरिया से आती हैं या फिर पुअर बैकग्राउंड है उनका, या फिर ऐसे सेक्शन से हैं जो कि पिछड़ा हुआ है। इस मिशन के अंदर स्कीम्स हैं जैसे कि संजय गांधी निराधार योजना या फिर घरकुल योजना, इनके बेनिफिट्स भी प्रोवाइड की जाएंगे इन वुमेन्स को। इस मिशन के अंदर इस मिशन को इम्प्लीमेंट किया जाएगा वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा। इसके जो ऑफिसर्स हैं वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के, वो चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं वो ऑफिसर्स हैं, और आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, और लोकल यूनिट के जो ऑफिसर हैं वो सभी इसके अंदर विजिट करेंगे उनके घर पे, जिन वुमेन्स को ये प्रोवाइड है वो ये सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करवानी है। फिर अगला क्वेश्चन है दिमासा या फिर दिमासा कचारीज, ये अर्लीस्ट और जाने माने रूलर और सेटलर्स हैं। ये कहाँ के सेटलर्स हैं ये बताना है हमें? मिजोरम, आसाम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। तुम्हारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा बी, ये आसाम के हैं। चलिए इसको देख लेते हैं। एक मिलिटेंट अटैक के अंदर 5 ट्रक ड्राइवर्स हैं उनकी जान चली गई है आसाम दिमा हसाओ हिल डिस्ट्रिक्ट के अंदर। इंटेलिजेंस का मानना है कि इनके अंदर क्या हुआ है कि जो दिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी है, जिसे इन शॉर्ट DNLA बुलाते हैं, ये इस अटैक के पीछे हैं, उन्होंने ये काम किया है। और दिमासी कसारी हैं वो पहले रूलर्स थे या सेटलर्स थे आसाम के, जो कि अब कहाँ पे रहते हैं? दिमा हसाओ कार्बी आंगलोंग कचर
या फिर हजोई और नांगोंग डिस्ट्रिक्ट जो कि सेंट्रल या फिर सदर्न आसाम के अंदर है, और साथ ही साथ कुछ हिस्सों के जो नागालैंड के कुछ हिस्से हैं वहाँ पे भी लोकेटेड है। अहोम रूलर से पहले माना जाता है कि दिमासा किंग हैं, उन्होंने वो डिसेंडेंट्स हैं उनके रूलर्स के जिनको जो कि एनिसेंट कामरापुरा किंगडम के अंदर रहते थे, जिन्होंने रूल किया था कुछ ही आसाम के कुछ पार्ट्स के अंदर और ब्रह्मपुत्र रिवर के आसपास के एरिया के अंदर 13 से लेकर 16 सेंचुरीज तक। अर्लीस्ट ये माना जाता है कि इसकी हिस्टोरियल कैपिटल है वो कौन थी, दीमापुर, जो कि अब नागालैंड के अंदर है। और उसके बाद में लेट में किसको माना जा रहा है, मेलबंग को माना जा रहा है कि जो कि अब नॉर्थ कचर हिल के ऊपर पड़ती है। ये हिल डिस्ट्रिक्ट है आसाम। और कार्बी आंगलोंग दिमा हसाओ ये नॉर्थ कचर हिल्स के ऊपर पड़ती हैं। और साथ ही साथ इनकी हिस्ट्री रही है इंसर्जेंसीज की कार्बी और दिमासा ग्रुप्स के द्वारा यहाँ पे की गई है। मिड 1990s के अंदर यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डिमांड की जा रही थी स्टेटहुड की, और जब इन्हें स्टेटहुड नहीं मिला तब इन्होंने अपने मिलिटेंट्स ग्रुप बनाकर और हमले करने शुरू कर दिए। और इन्हीं सब को रोकने के लिए, इन्हीं इंसर्जेंसीज को रोकने के लिए काफ़ी सारे डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर हमें UAPA लगाना पड़ा, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट को। दोनों ही डिस्ट्रिक्ट हैं वो प्रोटेक्टेड है किसके अंदर, हमारा जो 6th शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन का उसके अंदर। और इसके अंदर क्या होता है, ये अलाउ करता है कि ग्रेटर पॉलिटिकल ऑटोनॉमी दी जाए इनको और डिसेंट्रलाइज किया जाए इसके गवर्नेंस को ट्राइबल एरियाज़ के अंदर, नॉर्थ ईस्ट के ट्राइबल एरियाज़ के अंदर। यहाँ पे नॉर्थ कचर हिल्स हैं वो ऑटोनॉमस काउंसिल और जो कार्बी आंगलोंग ऑटोनॉमस काउंसिल है वो ही दोनों रन करती हैं। फिर अगला क्वेश्चन, कंसिडर करना है इन सभी स्टेटमेंट को किसके रेफरेंस में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में बताना है। 2020 के अंदर इंडिया को इलेक्ट किया गया है यूनियन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर किस किस के साथ में, आयरलैंड, केनिया, मैक्सिको, नॉर्वे, और इंडिया UN का फाउंडिंग मेंबर भी है। तो इनमें कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, दोनों, फिर दोनों में से कोई नहीं। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा सी, बिकॉज दोनों के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। फिर देख लेते हैं इसको, इंडिया ने अज्यूम किया है इसकी प्रेसिडेंसी को UN सिक्योरिटी काउंसिल की। ये प्रेसिडेंसी है वो हेल्ड की जा रही है मेंबर्स के द्वारा। हर मंथ उनके जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के ऑर्डर में आते हैं उसी के नाम के हिसाब से इनकी जो प्रेसिडेंसी है वो चलाई जा रही है। अब पहले हमारे देश के द्वारा चलाई गई है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पहले ऐसे प्रेसिडेंट बने हैं इसके जो कि इस काउंसिल की मीटिंग को ऑनलाइन हैंडल कर रहे हैं, वर्चुअली हैंडल कर रहे हैं। लास्ट ईयर इसमें जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा जो 75th ईयर मनाया गया इसका फाउंडेशन का जो इंडिया को सिलेक्ट किया गया काउंसिल के अंदर किस किस के साथ में, आयरलैंड, केनिया, मैक्सिको और नॉर्वे के साथ में। इंडिया ने अपनी जो 8th टर्म है, इससे पहले हम 7 बार इसको हेड कर चुके हैं, लेकिन ये 8th टर्म है और ये जनवरी 1, 2021 से शुरू हुई है। ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि ये कब शुरू हुई, ये याद रखिएगा कि 2021 की टर्म है वो हमारे द्वारा हेल्ड की गई है। इसके बाद में सिंस सभी कंट्रीज़ हैं वो सब्सिक्वेंटली इंडिया के बाद में ही आती हैं, तो इसलिए इंडिया के पास में एक और चांस है कि वो नेक्स्ट ईयर दिसंबर के अंदर फिर से इसकी जो चेयर है, जिसकी प्रेसिडेंसी है, उसको एज्यूम करें। इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर भी है और इंडिया ने इसका जो चार्टर है उसको साइन किया था यूनाइटेड नेशन के साथ में 50 और कंट्रीज़ के साथ में 1945 के अंदर। जब इसका जब हम इंडिपेंडेंट भी नहीं थे, जब हम किसके अंदर थे, ब्रिटिश रूल के अंदर ही थे। और विजय लक्ष्मी पंडित हैं वो इलेक्ट की गई थी प्रेसिडेंट। ये 8th सेशन के दौरान इनको इलेक्ट किया गया था, जो कि पहली वुमेन थी, फर्स्ट वुमेन थी जो इस ऑर्गेनाइजेशन को हेड करने वाली थी। ये कब हुआ था, 1953 के अंदर। फिर अगला क्वेश्चन है, भाविना पटेल ये कौन है, ये न्यूज़ में देखने को मिल रही है हमें, तो इनका बताना है हमें कि ये किससे एसोसिएटेड है। ये इंडियन पैरा एथलीट हैं और टेबल टेनिस प्लेयर हैं, या फिर ये अमेरिकन सोशलिस्ट हैं, या फिर एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं, या फिर बांग्लादेशी साइंटिस्ट हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा ये एक इंडियन पैरा एथलीट हैं और साथ ही साथ टेबल टेनिस प्लेयर हैं। इसको देख लेते हैं। भाविना पटेल इन्होंने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है क्योंकि इन्होंने पहला सिल्वर मेडल जीता है वुमेन सिंगल्स क्लास 4 टेबल टेनिस, कहाँ पे, टोक्यो पैरा ओलंपिक्स के अंदर। भाविना हंसुभाई पटेल ये इंडियन पैरा एथलीट हैं और टेनिस प्लेयर हैं, कहाँ से, महसाणा गुजरात से। इन्होंने सिल्वर मेडल क्लास 4 टेबल टेनिस 2020 के जो समर पैरा ओलंपिक्स हैं टोक्यो के अंदर जो हो रही हैं अभी, उनके अंदर जीता है ये। फिर अगला क्वेश्चन है, कंसिडर करना है इन सभी स्टेटमेंट को किसकी रिस्पेक्ट में, कार्ड टोकनाइजेशन सर्विस के बारे में बताना है। इसके अंदर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने परमिट कर दिया है एक ऑथराइज्ड कार्ड नेटवर्क, जिसके अंदर ऑफर किया जाएगा कार्ड का टोकनाइजेशन, और इसके अंदर सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड की जाएंगी ताकि ट्रांजैक्शंस को और भी ज़्यादा सेफ बनाया जा सके, सिक्योर बनाया जा सके और कन्वीनियंट बनाया जा सके यूजर्स के लिए। ये प्रोवाइड करवाएगी फैसिलिटी। जो भी इंटरेस्टेड कार्ड होल्डर्स हैं उनको सिर्फ मोबाइल फ़ोन्स के ऊपर और टैबलेट्स के ऊपर ये फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, दोनों, फिर दोनों में से कोई नहीं। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा सी,
ओनली देखकर एक बार तो इसके ऊपर डाउट होता है, लेकिन ये अभी तो मोबाइल फ़ोन्स और टैबलेट्स के ऊपर ही प्रोवाइड की जा रही है, इसको ध्यान में रखिएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसे परमिट कर दिया है, इसकी जो टोकनाइजेशन सर्विस है वो प्रोवाइड की जा रही है अभी, ताकि और भी ज़्यादा सेफ, सिक्योर और कन्वीनियंट ट्रांजैक्शन की जा सके यूज़र्स के द्वारा। इसके अंदर एक नोटिफिकेशन डाला गया, इशू किया गया आरबीआई के द्वारा, जिसके अंदर इंटरेस्टेड कार्ड होल्डर्स हैं वो इसके अंदर अपने मोबाइल फ़ोन्स और टैबलेट्स के ऊपर इन सर्विसेज को यूज़ कर सकते हैं। और रिसेंट मंथ के अंदर इसके रिव्यू किया गया है, क्योंकि इसके बारे में बहुत ही ज़्यादा बोला जा रहा था। ये फ्रेमवर्क है, इसको इसी बात को ध्यान में रखते हुए किया गया है कि जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी फीडबैक क्या हुई है। इसी वजह से आरबीआई ने डिसाइड किया है कि वो एक्सटेंड करेंगे अपने स्कोप को। टोकनाइजेशन के अंदर वो इंक्लूड करेंगे कंज्यूमर की जो अलग अलग डिवाइसेस है, जैसे कि लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, वेयरेबल जो हाथ में पहनने वाली घड़ी होती है, बैंड्स होते हैं उनको, उनके अंदर भी, और इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो IoT डिवाइसेस बुलाए जा रहे हैं उन सभी तक ये एक्सटेंड करने वाले हैं अपनी सर्विसेज को। पहले ये सिर्फ मोबाइल फ़ोन्स और टैबलेट्स तक ही सीमित थी। फिर अगला क्वेश्चन है, कंसिडर करना है इस स्टेटमेंट को किसके रिस्पेक्ट में ई गोपाला एप्लीकेशन के बारे में बताना है। ये एक वेब पोर्टल है जो कि लॉन्च किया गया है किसके साथ में, जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का ड्रीम है, विजन है डिजिटल इंडिया का, उसी के साथ में। ई गोपाला ऐप है, ये कॉम्प्रिहेंसिव ब्रीड इम्प्रूवमेंट मार्केट प्लेस है, जो नस्ल को सुधारने वाला मार्केट प्लेस है। और साथ ही साथ इन्फॉर्मेशन दी जाएगी इस पोर्टल के द्वारा, किसको डायरेक्टली इसको यूज़ किया जाएगा, फार्मर्स के द्वारा। कौन से स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, दोनों, फिर दोनों में से कोई नहीं। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा सी, बिकॉज दोनों के दोनों स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। इसको देख लेते हैं। इसका वेब वर्जन है उसे लॉन्च किया गया है ई गोपाला एप्लीकेशन का, जो कि 28 अगस्त 2021 को लॉन्च किया गया है। वेब वर्जन ई गोपाला ऐप का वो डेवलप किया गया है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड से, इन शॉर्ट हम NDDB भी बुलाते हैं, 3 बार थोड़ी ना है, NDDB भी बुलाते हैं। ये पोर्टल है, ये लॉन्च किया गया है डेयरी फार्मर्स को हेल्प करने के लिए। NDDB इसने लॉन्च किया है एक IMAP वेब पोर्टल को भी, ताकि प्रोवाइड की जा सके रियल टाइम इंफॉर्मेशन डेयरी फार्मर्स को, और उन्हें प्रोवाइड की जा सके और भी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी डेयरी एनिमल्स के लिए। ई गोपाला प्लेटफॉर्म है, उसे फार्मर्स के लिए मैनेज किया जाएगा। इसके अंदर लाइव स्टॉक की जो बाइंग और सेलिंग की इन्फॉर्मेशन है, जो कि डिजीज़ फ्री जर्म प्लाज्म है, जैसे कि सीमेन है या फिर एम्ब्रायोस है, वो प्रोवाइड की जाएंगे, उसकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। और इसी के साथ इनको इन्फॉर्म किया जाएगा कि उनकी अवेलेबिलिटी कितनी है, क्योंकि उनकी जो क्वालिटी ब्रीडिंग है, उनकी सर्विसेज हैं वो गाइड करेंगी फार्मर्स को, और उनकी जो एनिमल है उनको कितना न्यूट्रिशन देना चाहिए, उनकी क्या क्या ट्रीटमेंट होनी चाहिए। आयुर्वेदिक इथोनो जो वेटरनिटी मेडिसिन है उनके बारे में भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। और इसके साथ साथ इसके उनको अलर्ट भी भेजे जाएंगे कि ये उनकी जो स्कीम्स है, कोई भी गवर्नमेंट की स्कीम्स है वो आ रही हैं, अगर उनके वैक्सीनेशन से रिलेटेड या फिर प्रेगनेंसी डायग्नोसिस से रिलेटेड या फिर उनकी कैल्विंग से रिलेटेड, उनकी इन्फॉर्मेशन भी को भी फार्मर्स को अलर्ट के थ्रू प्रोवाइड की जाएगी। और ये पोर्टल है, ये चेक करेगा, कवरेज पहुंचाएगा ये किस तक, ताकि ये देखा जा सके कि कितनी प्रोग्रेस हो रही है, ताकि बाकी सारे जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स के अंदर जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उनके अंदर कितनी इंप्रूवमेंट हो रही है, ये भी चेक किया जाएगा इसके द्वारा। फिर देख लेते हैं डिजिटल इंडिया के बारे में। डिजिटल इंडिया मिशन को 2015 के अंदर लॉन्च किया गया था। इसे लॉन्च किया गया है इस ऑब्जेक्टिव के साथ में, ताकि प्रिपेयर किया जाएगा इंडिया को, फ्यूचर जो नॉलेज है उसके तक पहुँचाया जाएगा और टेक्नोलॉजी सेंटर बनाया जाएगा इंडिया को। और इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा एरियाज़ के अंदर काम किया जाएगा, जैसे कि प्रोवाइड की जाएंगी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और यूटिलिटी की जाएगी, हर सिटीज़न तक इनकी पहुंच बनाई जाएगी, और उनको गवर्नेंस और सर्विसेज जो भी इसके रिलेटेड है उनकी डिमांड के ऊपर पहुंचाई जाएंगी। डिजिटल एम्पावरमेंट किया जाएगा हर सिटीज़न का। फिर अगला क्वेश्चन है, कनिंग डिक्लेरेशन, ये रिसेंटली न्यूज़ में देखने को मिला है, कौन सी कंट्री के साथ में एसोसिएटेड है। हमारे ऑप्शन है चाइना, रशिया, USA, नॉर्वे। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा ए, ये चाइना से रिलेटेड है, ये इकोलॉजी से रिलेटेड है। चाइना के अंदर, चाइना के द्वारा रिसेंटली सबमिट किया गया है यूनाइटेड नेशन के अंदर जीरो ड्राफ्ट कनिंग डिक्लेरेशन से रिलेटेड। इस डिक्लेरेशन के अंदर इंक्लूड है चाइना कम्युनिस्ट पार्टी का जो कॉन्सेप्ट है इकोलॉजिकल सिविलाइजेशन से लेकर उसको। और इस डॉक्यूमेंट के अंदर ये भी बताया गया है कि सभी पार्टीज़ हैं वो फोकस करें बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन के ऊपर, ताकि इसी से रिलेटेड जो डिसीजन है उनको बनाएं और रिकॉग्नाइज करें कि इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है, इसकी कंजर्वेशन की, प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे ह्यूमन की हेल्थ की। और COP15 है जो बायोडाइवर्सिटी टॉक है, वो अभी प्लेस नहीं हुई है, वो अभी नहीं आई है पिक्चर में, क्योंकि वो अक्टूबर 2021 के अंदर होने वाली है, तो उसका भी इंतज़ार है। उसके बाद में उससे रिलेटेड भी काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, वो भी आएंगे, तो आप इसके लिए भी ध्यान में रखिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, कंसिडर करना है इन सभी स्टेटमेंट को किसके रेफरेंस में पोषण अभियान के बारे में बताना है। पोषण अभियान एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ताकि इंप्रूव किया जा सके जो न्यूट्रिशनल आउटकम है किसके अंदर, प्रेग्नेंट वुमन के अंदर, लैक्टेटिंग मदर के अंदर जो दूध पिलाती हैं अपने बच्चे को, और जो चिल्ड्रंस हैं बहुत ही यंग एज की जो गर्ल्स हैं
उनके अंदर। और इस मिशन को किस टाइम पे लॉन्च किया गया है? इस मिशन को लॉन्च किया गया है इंटरनेशनल वुमेंस डे। कब लॉन्च किया गया था? 8 मार्च 2018 को। और ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया। पोषण की फुल फॉर्म क्या है? प्राइम मिनिस्टर ओवर रीचिंग स्कीम फॉर दी होलिस्टिक न्यूट्रिशन अभियान। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? फर्स्ट एंड सेकंड ओनली, सेकंड एंड थर्ड ओनली, फर्स्ट एंड थर्ड ओनली, या फिर सभी की सभी? तुम्हारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा डी, बिकॉज ये सभी की सभी स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। अब आगे बढ़ते हैं। यूनियन मिनिस्टर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, उन्होंने प्लान किया है कि वो ऑर्गेनाइज करेंगी जो अगला मंथ है, जो हमारा सितंबर मंथ है, जो कल से शुरुआत होने वाली है जिसकी, उसी अभियान जो पोषण अभियान है उसके हिसाब से पोषण माह के रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा। इस वजह से ये न्यूज़ में है। तो पोषण अभियान है वो डाइवर्ट करेगा लोगों की अटेंशन, मालन्यूट्रिशन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको एड्रेस किया जाएगा मिशन मोड के अंदर। मिशन का फोकस क्या है? इसका फोकस क्या रहेगा? इसका फोकस रहेगा कि जो पोषण अभियान और मिशन पोषण 2.0 के जो भी एम रखे गए हैं उनको पूरा किया जा सके। इसके अंदर स्ट्रेंथन किया जाएगा, जो न्यूट्रिशनल कंटेंट है उसे डिलीवरी की जाएगी, आउटरीच करेगी जाएगी, और साथ ही साथ जो डेवलप किया जाएगा उनकी प्रैक्टिस की, उनके नर्चर को हेल्दी बनाया जा सके, वेलनेस की जा सके उनकी, और इम्यूनिटी है जो डिजीज़ से लड़ने की उनको बढ़ाया जा सके, और साथ ही साथ मेलन्यूट्रिशन जैसी प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व किया जा सके। पोषण माह सेलिब्रेट किया जाएगा हाँ सितंबर मंथ के अंदर, और हर जो वीक रहेगा हर वीक के लिए अलग अलग जो थीम्स हैं वो रखी गई हैं, और लोगों को इसके अंदर मोटिवेट किया जाएगा ताकि वो इसके अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट करें, बहुत ज़्यादा मात्रा में पार्टिसिपेट करें। 2021 के अंदर हम सेलिब्रेट कर रहे हैं हमारे आज़ादी का अमृत महोत्सव, और इसी को ध्यान में रखते हुए इसको इम्प्लीमेंट किए जाने की बात की जा रही है। इसके अंदर काफ़ी सारा काम किया जाएगा, और ये इसके अंदर प्लांटेशन ड्राइव भी चलाई जाएगी पोषण वाटिका के अंदर, जो ग्राम पंचायत है उनके द्वारा, आंगनबाड़ी के अंदर जो स्कूल परमिशंस हैं उनके अंदर, और सैपलिंग्स हैं वो किस किस चीज़ की होगी? जो न्यूट्रिशियस फ्रूट्स ट्रीज़ होते हैं जिनके ऊपर फल लगते हैं वो वाले, और जो लोकल वेजिटेबल उगती हैं उनको, और जो भी मेडिसिनल प्लांट्स हैं और हर्ब्स हैं उनको भी प्लांट किया जाएगा इसकी सेलिब्रेशन के अंदर। फिर अगला क्वेश्चन है, कंसिडर करना है इन सभी स्टेटमेंट को इसकी रिगार्डिंग फिट इंडिया मूवमेंट के बारे में बताना है। ये मूवमेंट है लॉन्च किया गया था पीएम मोदी जी के द्वारा 2019 के अंदर। फिटनेस की प्लेज जो प्रतिज्ञा है इस कैंपेन की वो क्या है? सब अपने अपने हिसाब से लीजिए, जेंडर इसमें कोई मैटर नहीं करता है, मैं अपने हिसाब से बोलती हूँ। मैं अपने आप से वादा करती हूँ कि मैं अपने दिन में कुछ टाइम अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ और स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ के ऊपर ध्यान दूंगी, उनको डिवोट करूँगी, उनके ऊपर इन्वेस्ट करूँगी, और इनकरेज करूँगी मेरी फैमिली को, फैमिली मेम्बर्स को और नेबर्स को कि वो भी फिजिकली फिट रहें और इंडिया को फिट बना सकें। आगे बढ़ते हैं, आप देखते हैं इसके में से कौन सी स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, दोनों है, फिर दोनों में से कोई नहीं है। हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा सी, बिकॉज दोनों की दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे भी करेक्ट है। इसके अंदर अगर मैं यहाँ पे 2020 लिख देती तो भी चेंज हो जाता, तो ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं ना उसको, चाहे क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जाए, हमारा मेन मोटिव होना चाहिए कि क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे नेगेटिव मार्किंग होगी। और हमारे क्वेश्चन के अगर यूपीएससी में या फिर किसी भी एग्ज़ाम की बात करें हम, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि हमारा मार्क ना कटे, क्योंकि हर एक मार्क है वो इम्पोर्टेंट रखता है। अब ये देखते हैं कि ये न्यूज़ में क्यों आया है, क्योंकि जो सेकंड एनिवर्सरी फिट इंडिया मूवमेंट की वो सेलिब्रेट की गई है अभी, और उसके अंदर जो यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स के मिनिस्टर हैं अनुराग सिंह ठाकुर, उन्होंने फिट इंडिया मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। ये एप्लीकेशन है, इसका लॉन्च है आज़ादी के अमृत महोत्सव को ध्यान में रखते हुए, और इसे मेजर ध्यानचंद स्टेडियम के अंदर न्यू दिल्ली के अंदर लॉन्च किया गया है। नेशनल स्पोर्ट्स डे जो कि 29 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है, 29 अगस्त 2021 को इसे लॉन्च किया गया है। इस ओकेजन के ऊपर मिनिस्टर्स हैं उन्होंने वर्चुअली इंटरेक्ट किया। इंडियन हॉकी टीम जो कैप्टन है मनप्रीत सिंह के साथ में, पायलट कैप्टन है एनी दिव्या उसके साथ में, रेसलर हैं संग्राम सिंह, और जर्नलिस्ट हैं अयाज मेनन उनके साथ में। और फिट इंडिया ऐप है वो फ्रीली अवेलेबल है इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज के अंदर, और इसके ये कहाँ पे अवेलेबल है? एंड्रॉयड और iOS प्लेटफॉर्म के ऊपर, और इसे डेवलप किया गया है ताकि ये काम कर सके एक बेसिक स्मार्टफोन के अंदर भी। ये ऐप है, ये हेल्प करेगी चेक करने के लिए हर व्यक्ति की फ़िटनेस लेवल को, और इसके अंदर यूनिक फीचर्स भी डाले गए हैं ताकि फ़िटनेस स्कोर, एक्टिविटी ट्रैकर, एनिमेटेड वीडियोस और माई प्लान, मेरे हिसाब से बनाया गया प्लान है उसको हर एक इंडिविजुअल के लिए स्पेसिफिक नीड्स के हिसाब से बनाया जाता है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक एज अप्रोप्रिएट फिटनेस प्रोटोकॉल को लॉन्च किया था 2020 के अंदर, जो कि सर्टिफाइड है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। इसके अंदर फिटनेस मंत्र है वो रखा गया था, फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज़। इस मूवमेंट को लॉन्च किया गया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा 29 अगस्त 2019 को। फिट इंडिया को पहली बार किसके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था? सुब्रानो सत्यपति के द्वारा। ये 1993 के अंदर बनाया गया था, और इसको इनकॉर्पोरेट किया गया था कंपनी के द्वारा 2000 के अंदर। फिर अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली फॉसिल पाए गए हैं एम्फेसिस
4 पैर वाली वेल की, जिसको बताया जा रहा है कि ये 43 मिलियन ईयर्स पहले की है, जो कि डिस्कवर की गई है एक साइट के ऊपर, जिसे बुलाया जाता है व्हेल वैली, जिसे यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी दर्जा दिया गया है। जिसके अंदर क्या है, फॉसिल रिमेन्स हैं, जो कि बचे हुए अवशेष होते हैं आर्चनोसेटी के, जो कि एक सब ग्रुप होता है वेल का, जो कि रिप्रेजेंट करता है, एक स्टोरी को बताता है इसकी इवोल्यूशन की, कि वेल एक लैंड बेस्ड एनिमल से एक ओशियन गोइंग मैमल कैसे बना। तो ये साइट कहाँ पे लोकेटेड है हमें ये बताना है। फर्स्ट है वो मालदीव है, दूसरा ऑप्शन है वो इजिप्ट है, और तीसरा ऑप्शन है वो थाईलैंड, और चौथा ऑप्शन है वो सिंगापुर है। हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा ये है बी, इजिप्ट है ये। यहाँ पे आप इसकी पिक्चर भी देख सकते हैं, ये शेप्स दिखाई गई हैं कि पहले की वेल्स हैं वो कितनी बड़ी होती थी। चलिए अब देखते हैं। पहले तो डायनासोर भी होते थे, हमने सुना है, उनकी भी रिमेन्स बताए गए हैं कि काफ़ी जगह पे मिले हैं। तो ऐसे ही खोज करता है, हमारी खोज करते रहेंगे और हम इनके बारे में जानते ही रहेंगे। चलिए देखते हैं। व्हेल वैली, इसे वादी अल हितान भी बुलाया जाता है। व्हेल वैली एक वेस्टर्न डेजर्ट के अंदर है, जो कि इजिप्ट के अंदर लोकेटेड है। इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा अमूल्य रिमेन है, उनके जो अवशेष हैं वो पाए जाते हैं, जो पहले वेल्स होती थी उनके बारे में, पहले जो मैमल्स होती थी उनके बारे में, जो कि अब एक्सटेंट हो चुके हैं, उनके रिमेन्स भी पाए गए हैं यहाँ पे। और ये फॉसल हैं वो प्रेजेंट हैं। एक मेजर स्टोरीज है जो इनकी बताते हैं कि ये एक धरती पर चलने वाले, धरती पर रहने वाले एनिमल से ये एक ओशन में चलने वाले जो मैमल्स हैं वो कैसे बन गए। और भी काफ़ी सारे जो फॉसिल मटेरियल्स हैं वो इस साइट के ऊपर पाए गए हैं, जो कि पॉसिबल करते हैं इस बात को कि हम उसे रिकन्स्ट्रक्ट कर सकें, उसके जो सराउंडिंग इन्वायरमेंट है, इकोलॉजी को, वो कंडीशंस हैं उस टाइम की उसको। और इस साइट को 2005 के अंदर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट को डिक्लेयर कर दिया गया था। फिर ये क्वेश्चन इसका आंसर देना है कि आपको कंसिडर करना है इन स्टेटमेंट को किसकी रेफरेंस में, मोहरीन योगा मैट के बारे में बताना है। तो हमारी पहली स्टेटमेंट ये 100% बायोडिग्रेडेबल कंपोजिट मैट है, जो कि किसे बनाया गया है, मैंग्रोव स्पीसीज से। फिर दूसरी स्टेटमेंट है, इसका नाम रखा गया है डिपोरविल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में रहने वाले बर्ड के नाम पे। तो इनमें कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, दोनों या फिर दोनों में से कोई नहीं। तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन के अंदर दीजिएगा।